हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के थर्ड पार्ट के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग C4 साइकिल के बारे में और साथ ही साथ फोटो रेस्पिरेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लाइट रिएक्शन, ओके, और साथ में हम लोग ने केमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस भी देखी थी। और उसके बाद हम लोग डार्क रिएक्शन में आने पे C3 साइकिल हम लोग ने देखी थी। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट C3 साइकिल was discovered by the Kelvin, or not C3 cycles, all type of C cycles, okay. C3 and C4 both cycles have discovered by what scientist Kelvin et al, okay. मेल्विन कैल्विन इनका पूरा नाम था, कैल्विन एट ऑल। और इसीलिए साइकिल को केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। किसको? C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी हम बोलते हैं। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि C3 साइकिल में द फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड C4 साइकिल में जो फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है दैट इज द 4 कार्बन कंपाउंड एंड दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो आज हम लोग C4 साइकिल को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। C4 साइकिल को डिस्कस करने से पहले हमको C4 प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि C3 साइकिल सभी प्लांट्स में होती है, सिर्फ कुछ प्लांट्स को छोड़कर। और वो सारे कुछ प्लांट कौन से थे? दे वर डेजर्ट रीजन प्लांट, दैट यू कैन से द टेरेस्ट्रियल प्लांट और डेजर्ट रीजन प्लांट। जैसा कि अगर इनकी थोड़ी सी हाइपोथेसिस या थोड़ी सी एनाटॉमी आपको पता हो तो उनकी जो लीव्स होती हैं दे हैव मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। उसके बाद अगर कुछ लीव्स होती भी हैं तो वो बहुत कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, ठीक है, मोटी होती है। उनके वास्कुलर बंडल जो होते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है और जैसा आपको पता है कि वास्कुलर बंडल में ही वाटर स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो उनका वास्कुलर बंडल जो होता है वो बंडल शीथ सेल की कई लेयर से सराउंडेड होता है। जो उनका वास्कुलर बंडल होता है वो so many layers of the bundle sheath cells surround the vascular bundle in C4 plants. This is what? This is the bundle sheath cells. Okay, these are, and this is what? This is vascular bundle. And vascular bundle is what? यहाँ पे क्या होता है? vascular bundle में water का absorption होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो वास्कुलर बंडल जब बंडल शीट से एब्जॉर्ब हो जाता है तो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज भी कम हो जाता है और वाटर का ट्रांसपायरेशन, या आप कह सकते हो कि इसका इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, जिस कारण से वो प्लांट जो होते हैं वो डेजर्ट रीजन के लिए अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। और बंडल शीट सेल की खासियत क्या होती है कि ये इनकी जो वॉल होती है दैट इज द आउटर लेयर इज सेल वॉल, टफ होती है जैसा आपको पता है, और कई लेयर्स में होती हैं। एंड दे हैव अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसमें बहुत अधिक अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा C3 से थोड़ा सा हम ब्रीफ लेके चलेंगे यहाँ पे। C3 में जैसा आपने देखा था C3 प्लांट्स, जैसा हम लोग ने देखा था कि वहाँ पे क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फिक्स्ड बाय व्हाट? RuBP। कौन फिक्स कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को? दैट वाज द 5 कार्बन कंपाउंड, दैट वाज व्हाट? राइबोलोज बाइफॉस्फेट, दैट फिक्सेस द कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जाहिर सी बात है, जितने भी आपके वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम, एक्सेप्ट सम रिएक्शंस, वो आगे आपको समझ में आते भी जाएंगे, but many of the biological processes are always catalyzed by the enzyme. The here that is the Rubisco enzyme. इसको बहुत important हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी इसके बारे में जब आप डिस्कस करेंगे एक्चुअल में रुबिस्को ही एक ऐसा एंजाइम है जो C3 प्लांट को C4 प्लांट से अलग करता है, और साथ ही साथ ये एक ऐसा एंजाइम है दैट इज़ द मोर अबंडेंट प्रोटीन, ये प्रोटीन एंजाइम है, तो मोर अबंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट किंगडम, ओके। और लीफ का 50% बनाता है, ये भी आप जान लेंगे। लीफ में जितने प्रोटीन होते हैं उसका 50% जो है वो रुबिस्को एंजाइम बनाता है। और इनके रिजल्ट में क्या बनता है? 2
molecule of 3-PGA, that is 3 carbon compound phosphoglyceric acid, 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid. ये है 5 कार्बन कंपाउंड और 1 कार्बन इसका हो गया, तो ये मिला के टोटल 6 कार्बन कंपाउंड बन गया, यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको डिस्कस क्यों किया, यहाँ पे हमें ये बताना ज़रूरी था कि ये रुबिस्को एंजाइम जो है C3 प्लांट्स में या C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है विद द हेल्प ऑफ RuBP। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये हो गया रुबिस्को एंजाइम का यूज़। अब बात आ रही है रुबिस्को को हमने हाईलाइट करने को क्यों कहा, इसको अभी आप सिर्फ हाईलाइट करिए, अभी जब हम C4 साइकिल देखेंगे और तब जब हम डिफरेंस बताएंगे C3 और C4 में, देन यू कैन रिकॉग्नाइज दैट व्हाट इज द यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रुकना था। दिस एनाटॉमी ऑफ द वास्कुलर बंडल, ये जो बंडल शीट सेल से वास्कुलर बंडल अराउंड सराउंडेड होता है, दिस एनाटॉमी इज नोन एज द क्रांस एनाटॉमी। ओके, ये एनाटॉमी क्या कहलाती है, ट्रांस एनाटॉमी कहलाती है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, दिस टाइप ऑफ एनाटॉमी इज ओनली फाउंड इन C4 प्लांट्स। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रांस एनाटॉमी। यहाँ पे मैं भूल गई थी लिखना, तो साइड आई मेड द फिगर साइड। ओके, नाउ कम ऑन द C4 साइकिल। C4 साइकिल, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे C3 साइकिल जो थी वो क्लोरोप्लास्ट में चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ पे आपने देखा कि ग्राना में काम कैसे हो रहा था और फिर स्ट्रोमा में काम कैसे हो रहा था। ये C4 प्लांट्स में 2 टाइप की सेल्स होती हैं और ये साइकिल 2 सेल्स से मिलकर काम करती है। दे बोथ आर द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अपर वन एंड द लोअर वन, एंड they are attached with the help of plasmodesmata. The outer layer is what? That is the cell wall. The inner layer is called the inner membrane. You can say anything, inner wall or inner membrane. इसमें भी outer cell is cell wall और inner is the inner membrane. Okay. Now what is the name of these 2 cells? The upper one is called as mesophyll cell. What are they called? They are the mesophyll cells, and the lower one is called the bundle sheath cell. What they are called? They are the bundle sheath cells. Okay, now what's happening here in this case of C4 cycle? अब यहाँ पे हम C4 cycle बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, पूरा माइंड यहीं पे रखेंगे। इन द केस ऑफ C4 साइकिल, सबसे पहले तो ये आपको पता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का ही फिक्सेशन होना है। That is the atmospheric carbon dioxide. It is coming inside the mesophyll cell by the process of diffusion, which अब यहाँ पे it is converting into carbonate compound with the help of the phosphoenol pyruvate, that is PEP enzyme. PEP is the carbon dioxide acceptor in C4 plant. C3 में कौन था acceptor? RuBP था. That was the 5 carbon compound, and here PEP is the 3 carbon compound which combined with the carbon dioxide in the presence of PEP carboxylase enzyme. कौन सा enzyme? PEP कार्बोक्सिलेज। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यहाँ पे जहाँ कम है तो यू कैन राइट, तो मैं रफ कर दूंगी इसको। एंड देन 3 and 1 4, टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। 3 कार्बन कंपाउंड PEP था और 1 कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गया उसको, तो कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज oxaloacetic acid. That means the first byproduct of the C4 cycle is 4 carbon compound that is called oxaloacetic acid. Okay, now this oxaloacetic is suddenly convert into malic acid, that is also the 4 carbon compound. In some plant malic acid, in some plant aspartic acid. They both are the 4 carbon compound. Malic acid and aspartic acid are the 4 carbon. They are called the 4 carbon compound, and this process is called as
fixation. What fixation? The fixation of carbon dioxide. Okay. Now, this 4-carbon compound malic acid transferred to the what? Bundle sheath cell with the help of plasmodesmater. This gate is what? This gate is called as plasmodesmater. Okay, यहाँ से ये एंटर करते हैं, जाहिर सी बात एंटर करेंगे, अभी ये C4 एसिड के ही रूप में है. एंड नाउ व्हाट हैपेंड हियर? मैंने बताया आपको C3 साइकिल और C4 साइकिल में एक मेन डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस क्या है अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. बंडल शीथ सेल जो होती है इसमें क्या होता है, यहाँ पे C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है. क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन का मतलब मैंने बताया था C3 साइकिल में फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया? फिक्सेशन ऑफ कार्बन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. फिक्सेशन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलेशन. अब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन जस्ट इसका अपोजिट होगा. यस, यहाँ पे 4 कार्बन एसिड था, 4 कार्बन कंपाउंड था जिसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और यहाँ पे 2 चीज़ें निकलेंगी. क्या निकलेंगी? एक तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, और दूसरा निकलेगा C3 एसिड. अब वो C3 एसिड क्या होगा? कोई भी हो सकता है जो आपको इच्छा हो, ऐसा तो नहीं चलेगा. यस, दैट इज द RUBP. यू कैन से एनीथिंग, जो भी आपको समझ में. C3 एसिड, वैसे यहाँ पे RUBP क्यों होगा? यहाँ पे तो C4 प्लांट चल रहा है ना, RUBP तो C3 में होता है. यस, C3 इज व्हाट? PEP, जो यहाँ पे आपको दिख रहा था. ये प्रोसेस यहाँ पे एंटर कर जाएगा और ये प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन. क्योंकि ये साइकिल अगर नहीं चलेगी तो ये काम कैसे होगा? और अभी तो आपने देखा कि फिर यहाँ स्टार्च कहाँ बना? स्टार्च बनेगा यहाँ पे. दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल गो टू द C3 साइकिल. कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर C3 साइकिल में ही जाना था तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत क्या थी? क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, क्यों ज़रूरत थी? मैंने पहले ही बता दिया, क्रैन्स एनाटॉमी. अगर वहाँ पे बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल दोनों वर्क नहीं करेंगी तो प्लांट के अंदर पानी ही नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, वहाँ पे पानी नहीं होगा तो जब वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा तो आगे का रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता. इसलिए हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए वहाँ पे पहले 4 कार्बन कंपाउंड बनता है. फिर जब वो बंडल शीथ सेल में आता है, मैंने बताया था कि इट इज़ रिच इन क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आता है. अब यहाँ पे ये काम अपना शुरू होगा, रुबिस्को एंजाइम आ जाएगा और RUBP आएगा, और ये C3 साइकिल में अपना जैसा साइकिल आपने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा. फिर क्या होगा? फिक्सेशन के बाद क्या बताया था मैंने? रिडक्शन होगा, स्टार्च प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद फिर वापस से RUBP का रीजनरेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये काम यहाँ पे यानी कि C3 साइकिल पूरी आप बना सकते हो. अगर आप बड़ी कॉपी में डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे शॉर्ट में C3 साइकिल बना सकते हो. यानी C3 साइकिल कहाँ पे हो रही है? अगर C4 प्लांट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर डज C3 साइकिल परफॉर्म इन C4 प्लांट, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, तो आपका आंसर होगा बंडल शीथ सेल. यस, कोई दिक्कत नहीं है. क्यों दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंडल शीथ सेल दे आर रिच इन व्हाट? क्लोरोप्लास्ट. ठीक, क्लोरोप्लास्ट में ही सारा काम होना है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही खाना बन जाएगा. ओके, अब यहाँ पे बात मैंने बोला था आपसे कि रुबिस्को एंजाइम को हाईलाइट करिएगा. रुबिस्को एंजाइम की बात हम यहाँ पे करेंगे. अगर आपको दिक्कत हो तो थोड़ा सा मैं टाइम दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. And after that we will discuss here about Rubisco enzyme. Okay, as you are in video, you can pause the video to make the diagram. This is not the live class. Pause it. Now come on the Rubisco enzyme. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया. Rubisco enzyme is what? पहले तो मैंने बता दिया कि it is the most abundant enzyme, most abundant protein, anything you can say. Now यहाँ पे मैंने 2 कैपिटल क्यों लिखा? Because ये कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज
अब आप सोच रहे ये क्या मतलब है, इतना आपको समझ में आ रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेट हो रहा है और ये ऑक्सीजन से रिलेट हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि रुबिस्को एंजाइम जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन से भी अटैच हो जाता है। मतलब इसको ये ऐसा बच्चा है जिसको बायोलॉजी भी पसंद है और मैथ्स भी पसंद है, वो कंफ्यूज है कि वो किस स्ट्रीम में जाए, ठीक है। तो इसके लिए हाँ, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है वो किधर है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ले लेंगे, मेरा इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा रहे। इसको हम एक नॉर्मल बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि रुबिस्को एंजाइम हैज़ मोर एफिनिटी टू अटैच विद द कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच करने के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखता है देन द ऑक्सीजन। तो क्या करता है, यानी कि इकोनॉमिक फ्रेंडली भी हो गया एक तरह से, ठीक है। लेकिन C3 साइकिल में जो है एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या है देखते हैं यहाँ पे। C3 साइकिल में जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो RuBP से अटैच हो रही थी, ठीक है। RuBP से अटैच होने पे यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ एक अमाउंट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बराबर है, रिलीज होगा ऑक्सीजन, रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक बराबर है। तो क्या करता है जनरली C3 साइकिल में ये ऑक्सीजन से कभी कभी अटैच होके रेस्पायरेशन का प्रोसेस करने लगता है, जो अभी हम आगे बताएंगे, दैट इज कॉल्ड द फोटो रेस्पायरेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में वर्क कर रही थी, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों, मैंने जैसे बताया रुबिस्को के पास दोनों के लिए एफिनिटी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा है, ठीक है। फिर भी C3 साइकिल में दोनों के अमाउंट बराबर होने के कारण थोड़ा कभी कभी चूँकि वो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है तो वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि कुछ रेशियो में ज़्यादा होता है, तो ये जो है वो एक ही वो बनाता है, PGA बनाता है, और दूसरा जो है वो किधर चला जाता है, फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस में चला जाता है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करके यही बता देते हैं। ये फोटो रेस्पायरेशन में चला जाता है, जैसा हमने डिस्कस किया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा कि जो दिन में भी क्या छोड़ते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, यानी दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनमें C3 साइकिल होती है और उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जो है यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण वो रुबिस्को एंजाइम जो यहाँ से अटैच होके किस में चला जाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट पाथवे में चला जाता है, जहाँ पे ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस करता है। लेकिन ये तो आपको समझ में आया फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों का अमाउंट बराबर होने के कारण या थोड़ा सा ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा होता है, जिस कारण से इससे अटैच हो जाता है। तो ऑक्सीजन से अटैच होगा तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे ये और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस में रिलीज होती है, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में रिलीज होती है, तो इसलिए यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। और फोटो रेस्पायरेशन का आगे का प्रोसेस फॉस्फोग्लाइकोलेट और तमाम प्रोडक्ट बनाते हुए वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये तो हो गई C3 साइकिल। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो फोटो रेस्पायरेशन है वो सिर्फ C3 साइकिल में ही होता है, ठीक है। C4 प्लांट की बात कर रहे हैं, जैसा आपने अभी देखा 2 साइकिल में होता है, एक मेसोफिल सेल थी और दूसरा बंडल शीथ सेल थी। आपने एक चीज़ नोटिस किया था, बंडल शीथ सेल में यहाँ पे क्या हुआ था, 4 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। 4 कार्बन कंपाउंड का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड में और फिर 3 कार्बन कंपाउंड में अलग हो गया था और 3 कार्बन कंपाउंड क्या था, PEP था, जो कि यहाँ पे जाके वापस से रीजनरेट हो गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइकिल अगर कंटिन्यू चलती जाए तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बंडल शीथ सेल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा बनता जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और आपको ये भी मैंने बताया कि बंडल शीथ सेल में ही C3 साइकिल होती है। किसमें होती है, बंडल शीथ सेल में ही C3 साइकिल हो रही है, यानी रुबिस्को वाला काम भी कहाँ हो रहा है, बंडल शीथ सेल में ही हो रहा है।
ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये किसका प्रोसेस है? ये प्रोसेस C3 साइकिल का है ना, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हेल्प ऑफ RUBP। तो ये किसका है? ये आपका C3 साइकिल का ही तो फर्स्ट रिएक्शन है ना। अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि रुबिस्को एंजाइम वो किससे अटैच होगा? पहले ही उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होने की ग्रेटर एफिनिटी है और साथ ही साथ उसको यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा नेट प्रोडक्ट जो है सुक्रोज या स्टार्च बनता है। इसीलिए जो वो टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या कह सकते हैं, डेजर्ट प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है? मोटी होती है। उनके पास स्टार्च और ग्लूकोज जो होता है वो मैक्सिमम टाइम के लिए स्टोर होता है। ठीक वैसे ही जैसे कैमल में हम्प होता है जिसमें स्टार्च अब्जॉर्ब होता है, स्टोर होता है, वैसे ही इनकी C4 प्लांट्स की लीफ में भी स्टार्च स्टोर होता है बिकॉज हियर द कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट इज मोर देन C3 साइकिल यानी C3 प्लांट्स। और C4 जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो यानी पूरा का पूरा रुबिस्को एंजाइम में पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोई भी रुबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के किसी भी एक एटम को रेस्पिरेशन में नहीं भेज पाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वेयर डज फोटो रेस्पिरेशन अकर, तो आंसर क्या होगा आपका? ओनली C3 साइकिल। क्यों? क्योंकि C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा हो गया है कि वो ऑक्सीजन से अटैच होने का नाम नहीं। तुम उधर मत देखो, मैं तुम्हें खूब सारा खाना दूंगा, तुमको उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम ऑक्सीजन की तरफ मत देखो, तुम खाना बनाओ मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा से भूख लगी हुई है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इस C3 C4 साइकिल और रुबिस्को का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया। CO दोनों क्या लिखा हुआ है? कार्बोक्सिलेट एंड ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। ओके, नाउ शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि अगर आपने इतना समझ लिया है तो आपको समझ में आ रहा हो गया कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप बताइए। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सुन लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और क्या हो सकता है? लाइट हो सकती है, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है फोटो, लाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पानी। अगर पानी नहीं होगा प्लांट में तो भी क्या होगा? क्योंकि यही तो स्टार्टिंग है। अगर वाटर की स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको पिछला पूरा आपने पढ़ लिया है तो आपने देखा है कि फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? PS2 से हो रही है। और वाटर की स्प्लिटिंग भी कहाँ से हो रही है? PS2 से ही हो रही है। तो यानी कि सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है? वाटर। पानी का अमाउंट अगर कम होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डाउन हो जाएगा। ओके, लाइट की बात करते हैं। लाइट में क्या है? जैसा कि आपको पता है PS2 680 नैनोमीटर एंड PS1 700 नैनोमीटर। अगर इन दोनों की लाइट मिल रही है, ठीक है, तब तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया चलती रहेगी। अगर 680 नहीं मिली, 700 आ गई, यानी कि सूरज थोड़ा सा रेड वाला, जिसको आप कहते हो रेड वाला, क्या आप कह सकते हो कि हाँ ढलने लगता है या जाड़े का टाइम शुरू होता है, ठीक है, तो वहाँ पे सूरज की रोशनी क्या होती है? वेवलेंथ लंबी होती जाती है क्योंकि सूरज की पूरी रोशनी धरती पे नहीं आ रही है, वेवलेंथ लंबी हो रही है। और भी डाउन, तब आपने देखा था ना मैंने क्या बताया था, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जब लाइट बढ़िया थी तब तो दोनों चल रहा था, जब थोड़ी धीमे हुई तब PS1 चल रहा है, और धीमे हो जाएगी तब ये वाली वेवलेंथ भी नहीं मिलेगी, इससे ऊपर चली जाएगी। तो क्या होगा? लाइट अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? या फिर इससे शॉर्ट वेवलेंथ में आ जाएगी तो भी क्या होगा? क्या होगा? फोटोसिंथेसिस अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है 3 टाइम है दिन के, एक है मॉर्निंग, दूसरा है नून, दोपहर आप ले सकते हो, और तीसरा है इवनिंग। अब आप मुझे बताइए कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कब होगा? जाहिर सी बात है दोपहर का टाइम, 12 से 4 बजे आप कह सकते हो। इस टाइम जो गर्मी का टाइम चल रहा है, ये टाइम जो होता है इसमें फोटोसिंथेसिस जो है एकदम अपने पीक पे होगी। मॉर्निंग में धीरे धीरे स्टार्ट होगी, PS1 ही चल रहा होगा, और फिर इवनिंग में आता था फिर PS1 में ही रह जाता है, क्योंकि ये वाली लेंथ जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है।
तो ये तो हो गया लाइट का अफेक्शन, यानी कि लाइट भी इम्पॉर्टेंट है, कितनी वेवलेंथ की लाइट मिल रही है वो भी ज़रूरी है। तीसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा मैंने बताया कि द मेन कह सकते हो खाना बनाने के लिए आपको चूल्हा मिल गया, पानी मिल गया, दाल पकानी है, दाल ही नहीं है तो काम कैसे होगा। दाल अगर आपको बनानी है चूल्हा चाहिए, पानी चाहिए, दाल चाहिए। और नमक क्या है, रूबिस्को एंजाइम। अगर रूबिस्को एंजाइम नहीं है तो भी काम नहीं होगा, और अगर किसी चीज़ में नमक अच्छे से ना पड़ा हो तो भी काम नहीं हो सकता। C3 साइकिल में क्या है, नमक कम है, रूबिस्को एंजाइम कम है, जबकि C4 प्लांट के बंडल शीट सेल में प्रॉपर अमाउंट में नमक मिल रहा है, यानी प्रॉपर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है C4 प्लांट में जो प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, या कह सकते हो कि बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो तो हो गया नमक, रूबिस्को एंजाइम। और CO2 क्या है, CO2 जो है वो हमारी है दाल। अच्छी दाल रहेगी बढ़िया काम होगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर अच्छी अमाउंट में है तो, और लाइट भी बढ़िया है, पानी भी बढ़िया है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसको रिवाइज करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।